जोहार, नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी में पूरा मुल्क जुटा हुआ है। दुनिया के अलग भूभाग में जो भारतीय रह रहे हैं वहाँ भी अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आज़ादी के 74 साल हमने बिता दिए, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। 74 साल पहले हम कहाँ खड़े थे, आज हम कहाँ खड़े हैं, बहुत अंतर आया है इसमें। आज़ादी अपने आप में सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी परिघटना थी भारत का आज़ाद होना। और इस अमृत महोत्सव के मौके पर हमें उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों का एहसानमंद होना चाहिए, उनके प्रति नमन करना चाहिए जिनकी वजह से आज़ादी हमें मिली। यह आज़ादी सिर्फ और सिर्फ वे ही फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं जिन्हें कभी बेमतलब किसी ने कह दिया कि इस जगह के आगे आप नहीं निकल सकते। उनको यह पता चलता है कि आज़ादी का मतलब क्या है। 74 साल पहले जो स्थिति थी उसमें जो अंग्रेज़ कह दें वही कानून हो जाता था। कहने के लिए आज की तुलना में बहुत सारे लोग कहते हैं कि कानून का राज था, लेकिन अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो झारखंड में आज़ादी की ललक देश के अन्य भूभागों में पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा रही है। इतने तरह के विद्रोह हुए हैं यहाँ पर गुलामी को लेकर कि हम नहीं मानेंगे आपकी गुलामी, जिसमें कुछ लोग भगवान भी हो गए। उसमें आप देख सकते हैं जो फहरिस्त है कि 1767 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, जिसको चुआर विद्रोह के नाम से जानते हैं, कोल्हान विद्रोह के नाम से जानते हैं। फिर तिलका माझी का विद्रोह हुआ, फिर कोल विद्रोह हुआ, फिर ग्रेट कोल विद्रोह हुआ। इसमें सिंगराई मानकी, पिंदराई मानकी, सुगना मुंडा, बिंजी राय, बुद्धू मुंडा, बुल्ली महतो, फिर भूमि विद्रोह, फिर गंगा नारायण सिंह का विद्रोह, फिर संताल विद्रोह, सिद्धो कानो, 1857 का विद्रोह जिसमें कि राजा अर्जुन सिंह नीलांबर, पीताम्बर ठाकुर, विश्वनाथ शाही सहदेव, पांडे गणपत राय, उमराव सिंह टिकैत, शेख भिखारी, तिलगा खड़िया, सिगनी देवी, सरदारी लड़ाई, बिरसा मुंडा की लड़ाई 1895 से 1900, गया मुंडा, टाना भगत आंदोलन 1914 वगैरह वगैरह वगैरह। हम आज़ादी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 मान के चल रहे हैं और यहाँ 1700 ईस्वी में ही आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। इस अमृत महोत्सव के मौके पर बीच बहस में हम चर्चा करेंगे कि हमने जो हासिल की है आज़ादी, क्या उस आज़ादी के संरक्षण का राइट सिर्फ और सिर्फ सरकारों का है कि हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारी भी ड्यूटी बनती है, यानी कि जनता की, आम आदमी की। इसलिए कि भारत का संविधान जो शुरू होता है वो शुरू होता है हम भारत के लोग से। तो हम भारत के लोग में किसी सरकार को संविधान नहीं सौंपा गया, हम भारत के लोगों ने संविधान बनाए और हम भारत के लोगों ने उस संविधान को अडॉप्ट किया। इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा जी। स्वागत करते हैं हम आपका। नमस्कार। यहाँ मौजूद हैं मिंटू पासवान जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं कोकब साकिर जी जो अधिवक्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सबका स्वागत, सबको नमस्कार, सबको जोहार। और मुंडा जी, मैं आप ही से आरंभ करता हूँ। अगर आज़ादी का आकलन करें 74-75 सालों में, तो आप यह फील करते हैं क्या कि हम अपनी आज़ादी के संरक्षण और चीज़ों के लिए सरकार और शासन पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते चले गए और आज़ादी के लिए, आज़ादी को बचाने, आज़ादी को मजबूत करने, आज़ादी को संरक्षित करने की हमारी जो भूमिका थी वह भूमिका बहुत नहीं बन पाई? अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अमृत महोत्सव के बारे में। तो जहाँ तक आज़ादी की बात है, ये आज़ादी जो हम लोगों ने हासिल की है
तो ये आज़ादी के फलस्वरूप जो अचीवमेंट होना चाहिए वो केवल सरकार पर भी निर्भर नहीं हो सकता है, बल्कि हम लोग को भी उसके बारे में सोचने समझने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार के माध्यम से कई एक डेवलपमेंट से संबंधित योजनाओं जो चली हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी जो लोग हैं, हमारे जो सोसाइटी है और उन सब को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत होनी चाहिए। जैसे कि इसको दो तरह से हम बोल सकते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टी और दूसरा नॉन मटेरियल प्रॉपर्टी। तो मटेरियल प्रॉपर्टी जो है वो जिसको हम देख रहे हैं वो प्रॉपर्टी मटेरियल प्रॉपर्टी है। और जहाँ तक नॉन मटेरियल प्रॉपर्टी की बात है, जी इसमें है ऑनेस्टी है, डिटर्मिनेशन है, कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, या तो और भी जो मानवता है, ऑनेस्टी है, तो इन चीज़ों को इसे संभाल के रखना हम सब लोगों का कर्तव्य है। इसी तरह से हम प्राय देखते हैं कि हमारा जो सोशल कंट्रोल है, सोशल कंट्रोल विशेष रूप से दो तरह से होता है, एक गवर्नमेंट के माध्यम से होता है और एक परंपरा, प्रथा, गीत, संगीत, फोकलोर, फोकवेज, टोटम, टेबू, मैरिज, किनशिप, फैमिली इत्यादि के माध्यम से होता है। तो ये जो इस दौर है, इस दौर में हम लोगों ने अब बहुत कुछ पाया भी आज़ादी के पश्चात और बहुत कुछ खोया भी। तो हमको ज़रूरत है जैसे कि मेहनत करने की जो भावना है, मेहनत जैसे पहले लोगों ने अपने से खेत बनाया है, अपने से जंगल बचाया है, अपने से डाड़ी या तो कुआं बनाया है, अपने से रास्ता बनाया है, अपने से सब कुछ को बचाया है। सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने को जिंदा रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको उन्होंने बचाया है। तो इस तरह का या तो ये इनमें जो मदद सिस्टम था, एक दूसरे को हेल्प करने की जो भावना थी, तो इस समय के परिवर्तन के आलोक में कमी आई है। और अभी जो नया जनरेशन है, नया जनरेशन में और दुख की बात है, ये कहते हैं सरकार कर देगी तब ना, तो ये जो भावना ही हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए आज़ादी के पश्चात बहुत खुशी की बात है, सरकार के माध्यम से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है सभी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, या तो यही कारण है कि तरह तरह के एक्ट्स हैं, जैसे संविधान की 244 धारा 244 के आलोक में आपका 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है। तो 5th शेड्यूल के आलोक में भी जैसे जो ट्राइबल सोसाइटी से संबंधित लोग हैं या तो सरलतम समाज से संबंधित लोग हैं, तो उसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गठन करने का प्रावधान है, ताकि उनके बारे में सोचा समझा जा सके और गवर्नर के माध्यम से रिपोर्ट राष्ट्रपति तक पहुंचा जा सके। और यहाँ पर उसका जो मैंने ये गवर्नर के माध्यम से ये ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर कलेक्ट करते हैं यहाँ की क्या समस्याएं हैं और समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। तो इसी तरह से उसके तहत और भी कई एक चीज़ें हैं, जो लैंडलेस है उसको लैंड देने का प्रावधान है, जो कर्जग्रस्त है उसको कर्जग्रस्त से मुक्त करने का ज़रूरत है। ये हुआ आपका 5th शेड्यूल। इसी तरह से 6th शेड्यूल भी है। 6th शेड्यूल के तहत हम आपकी तरफ फिर लौट रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मिंटू जी, एक तो यह देश विदेशों से अन्न मंगा के खाता था बहुत विभिन्न परिस्थितियों में, अन्न के मामले में स्वावलंबी हुआ। उसके बावजूद झारखंड जैसे इलाके में भी भूख से मृत्यु हो रही है। सरकारें नहीं स्वीकारती, कोई सरकार नहीं स्वीकारती है, पहले भी नहीं स्वीकारा। जो एडुकेशन का था, जिसको कि हाशिए पर का समाज कहते हैं, उन लोगों में भी एडुकेशन आया, लेकिन हाशिए पर पड़े समाज के लोग भी जब गए ऊपर में, तो उनकी जो जिम्मेदारी बनती थी अपने लोगों को आज़ादी को संरक्षित मजबूत करने का, वो अपने लिए ही सारा कुछ मजबूत करने में लग गए। तो अभी जो मदद की बात आई, मदद करने के बाद डॉक्टर मुंडा ने कहा कि यह जो कोऑपरेशन की भावना आपस में घटी कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को खड़ा करें, हम खड़े हो गए तो दूसरे खड़ा करें, 2 खड़ा करें, 4 खड़े, 5 खड़े, वहाँ पर आप क्या पाते हैं आज़ादी के मामले में अगर देखें तो? जैसे कि सर ने बताया,
आज़ादी का जो सपना लेकर के जो कुर्बानियाँ हुई, शुरुआत में अपने झारखंड से रिलेटेड, जो झारखंड में इसकी शुरुआत 1767 से हुआ, और लेकिन मूल हम लोग को माना जाता है, इतिहास में भी उल्लेखित है कि 1857 से हुआ। उसके बाद भी जो आंदोलन की लहरें, जो कुर्बानी, आप चापेकर बंधु से शुरू करके आज 11 अगस्त के दिन आप चर्चा कर रहे हैं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, शहीद खुदीराम बोस का भी शहादत दिवस है। जो उन्होंने सपना देखा था कि आज़ादी के बाद सबको समान अधिकार मिलेगा, मैत्री भाईचारा का अधिकार रहेगा, लेकिन आज 74-75 साल बीत जाने के बाद भी देखा यही जा रहा है कि हर एक क्षेत्र में, चाहे संविधान को लागू करने की बात हो, सरकारें क्या कर रही है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी चीज़ लागू करने की बात होती है, उस विषय पर अमली जामा पहनाने के लिए बहुत कुछ हद तक नहीं करते हैं। आज आप देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में कई जगह पर शिक्षकों का पद रिक्त है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, हमारे रिम्स में लोग इलाज कराने नहीं जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे लग रहा है लूट का एक केंद्र बन चुका है। महिलाओं पे उत्पीड़न माने भारत में सबसे ज़्यादा है। महंगाई इतना व्याप्त है जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज माने इस स्थिति में चले गई देश। कोरोना काल में जो अवैज्ञानिक चीज़ों को, उसमें हम लोग चर्चा को जहाँ ले जाना चाहते हैं उसको ऐसे समझिए कि भारत का जो संविधान है, उस संविधान में सबको ये सारे हक दिए गए। उन हकों की रक्षा के लिए जो लोकतांत्रिक सिस्टम बना, उस सिस्टम में जो 3 स्तंभ हुए, उन 3 स्तंभ की जिम्मेवारी दी गई विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की। सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना था। विधायिका में लोग जनता से चुन करके जाते और जनता की बात करते, जनता के लिए काम करते। ये अगर उन्होंने किया होता तो जो आप कह रहे हैं वो शिकायतें नहीं होती। वहाँ से सब पार्टियां लगभग सरकार में रह चुकी हैं। एक भी पार्टी नहीं बची हुई है जो सरकार में नहीं रही हो, परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से, यहाँ से लेकर के और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में। यह जो नहीं पहुँचा, नहीं पहुँचने के पीछे हमारे यहाँ से चुन करके जो लोग गए, वो अगर अपने में नहीं लगते, इनके लिए लगते कि रिम्स में जाने वालों के रिम्स में व्यवस्था की जाए या इस तरह की जगहों पर व्यवस्था की जाए, तब हमको लगता है कि नौबत नहीं आती। फिर हम आपके पास लौटेंगे, अभी कोकप जी के पास जा रहे हैं। महिलाओं के बारे में अगर आप देखें तो हमको लगता है कि घूंघट से अगर हम शुरू करते हैं, कई बार ऐसा हुआ कि महिला किसी दूसरे के घर चली गई घूंघट पहनने के कारण। घूंघट का इतना ज़्यादा वो था कि शादी करके आ रही है, ट्रेन पर चढ़ना है और घूंघट में 2-4 हैं, तो ये किसी घर, वो किसी के घर, ये नौबत आ गई और आज जा कर के सीमा पर लड़ाई लड़ रही है। यह डिफरेंस आया है, यह अंतर आया है। यह भी सच है कि रेप के केसेस बढ़े हैं, बड़ी संख्या में रेप के केस। जिस कम्युनिटी में आदमी कल्पना नहीं कर सकता है, वहाँ भी रेप के केसेस बढ़ गए। अनइमेजिनेबल। न्याय दिलाने के लिए और लोगों को डराने के लिए कानून में एक से एक परिवर्तन किए गए, वह भी एक सच है। यह भी एक सच है कि बड़ी संख्या में पंचायती राज संस्थाओं में देखें तो लगभग 65 से 67% महिला सदस्य हैं, उनकी भागीदारी है। ये चेंजेस हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई हैं कि इस तरह के चेंजेस जो हुए, इस चेंजेस का स्वरूप कुछ और होता तो सशक्तिकरण और ज़्यादा होता? देखिए, आज़ादी से लेकर आज तक महिलाओं के लिए बहुत से कानून बने हैं। महिलाओं को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इक्वलिटी मेंटेन करी गई है। किसी के लिंग, किसी के सेक्स के लिए ये नहीं है कि उसके वजह से उसको कमतर समझा जाएगा। सारी चीज़ें, एजुकेशन का अगर देखें तो महिलाओं में एजुकेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पढ़ाई लिखाई में एक से एक महिला, हर फील्ड में महिलाएं निकल कर आ रही हैं। आर्मी में देख लीजिए, तीनों फोर्सेस में महिलाएं हैं। और जो सबसे छोटी इकाई है हमारी 73rd अमेंडमेंट और कमाल ये बहुत बेहतरीन ढंग से चला रही हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से, जहाँ है वहाँ पर बहुत बेहतरीन ढंग से। और 73rd अमेंडमेंट जो एक्ट है उसमें हमारे सबसे छोटे इकाई जो कहते हैं विलेज लेवल पर पंचायती राज सिस्टम रखा गया। उसमें औरतों के लिए 1/3 ये कर दिया गया कि भाई इनको 1/3 रिजर्वेशन रहेगा। सरकार ने आज़ादी के बाद से जो भी सरकारें आईं, जितने भी अमेंडमेंट्स हुए, जितने भी हमारे लॉज बने हैं, वो सब हुए। लेकिन एक चीज़ जो मुझे महसूस होती है, मुझे ये लगता है कि जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे,
तब तक हम इन सारी चीज़ों को ये कागजी रह जाएंगी, हम इन पर कोई भी अमल नहीं कर सकते। तो वो सोच जो घर का मुखिया हो, सदस्य हो, जिसके ऊपर सारा जिम्मेदारी है, वो अगर अपनी सोच बदलें, वो ये सोचें कि हमें बराबर का हक देना है, ये जो हमारी बीवी है वो हमारी बेटी भी है, औरत महिला हमारी बेटी भी है, और हमें अपनी बेटी को आगे निकालना है। तो अगर हम अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे तो उसको मेरे ख़्याल से बेहतर तरीके से हम सारे जितने भी हमारे लॉज बने हैं, जितने भी हमारे हमें अधिकार दिए गए हैं, उन सबको हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपने एक मदईत वाला सवाल उठाया हमारे जहन में, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ जहाँ हम भारत के लोग शुरू करते हैं मुंडा जी आपके लिए, तो हमको लगता है कि इस बीच में अगर सबके लिए भरपेट भात, ज़रूरत के हिसाब से शरीर ढकने और रहने के लिए घर और वस्त्र की व्यवस्था होती, और सम्मानजनक, इस सबके लिए सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था अगर हो जाती, तो हम आज की तुलना में और ज़्यादा आज़ादी के मामले में, स्वावलंबन के मामले में सशक्त हुए होते हैं। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ही ठीक है। जैसे ये जो मदद का जो कॉन्सेप्ट है या तो मदद का जो सिस्टम है, ये बहुत ही बेहतर है। जैसे देखा जाता रहा है कि किसी व्यक्ति का यदि घर डैमेज हो गया, जल गया, तो सभी लोग मिलजुल करके लकड़ी का व्यवस्था करते हैं, या तो मिट्टी का व्यवस्था करते हैं, पानी का, कपड़े का व्यवस्था करते हैं, एक एक दिन में तैयार करते हैं। इसी तरह कहीं पर यदि रोपनी करना हो तो रोपनी भी एक दिन में मदद सिस्टम के माध्यम से पूरा हो जाता है। तो ये जो मदद सिस्टम सिंपल लेवल में और बड़े लेवल में भी ज़रूरत है, मदद सिस्टम, इसको दूसरे ढंग से भी कहा जा सकता है, जैसे कम्युनिटी फीलिंग। कम्युनिटी के फीलिंग के माध्यम से ही परिवर्तन लाया जा सकता है। नहीं, आप तो समाजशास्त्री भी रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ाई की है, तो उसके हिसाब से आप ये बताइए कहाँ हम चूक रहे हैं, जहाँ हमारी आज़ादी जो है संरक्षित। ये हम जो चूक रहे हैं, जैसे समय के परिवर्तन के आलोक में ईगो वाला जो भावना है हम में जो उत्पन्न हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे हाँ, हम कहें कि स्टेट लेवल में या तो गवर्नमेंट लेवल में भी कम्युनिटी फीलिंग की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर 3 लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, तो कहने का मतलब है तालमेल होने की ज़रूरत है, और तालमेल के माध्यम से ही परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे मान लिया मेन रोड में काफ़ी भीड़ भाड़ होता हो, तो ये प्रशासन के माध्यम से यदि अच्छा निर्णय लिया जाता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, जुडिशरी लेवल में भी। इसी तरह से जुडिशरी यदि अच्छा काम करता है, किया जाता है, तो उन लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह से लेजिस्लेटिव में अच्छा काम होता हो तो उसको भी कार्यान्वयन करने की ज़रूरत है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी फीलिंग, और कम्युनिटी फीलिंग के माध्यम से ही लोगों ने अपने घर को, अपने गांव को बचाया है, जंगल को बचाया है, रास्ता बनाया है, खेत बनाया है, सब कुछ भी किया है। तो इस तरह का जो कम्युनिटी फीलिंग की जो भावना है, कम्युनिटी फीलिंग का जो भावना है, कॉन्सेप्ट है, लोकल लेवल से लेकर के ग्लोबल लेवल तक की ज़रूरत है, तभी विकास हो सकता है। मिंटू जी, एक चीज़ हमको लगता है कि जैसे विधायिका में यह सिस्टम है कि हर 5 साल बाद टेन्योर पूरा होने पर वो आएंगे, वोट मांगेंगे, और जनता जिसको पसंद करेगी उसको ले जाएगी, बिताएगी। तो ये दोनों स्टॉक होल्डर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। यह अलग बात है कि एक दूसरा जो मजबूत है वो बेवकूफ़ बना जाता है, लूट के ले जाता है और वो सारा कुछ करता है। लेकिन स्टॉक होल्डर जितने भी हैं, जितने लोग शामिल हैं, उनकी सक्रिय भूमिका, प्रतिबद्ध भूमिका अगर हो वोटर की भी, वोटर भी लालच में नहीं आए, तो जिस आज़ादी की हम बात करें, आज़ादी हमारे हमेशा खतरे में तभी पड़ी है जब हम लालच में आए। सिराजुद्दौला से लेकर के जिसको भी देखिएगा, सारी आज़ादी के वो का अगर आप देखें कि हमारी आज़ादी दूसरे लोगों ने छीन ली, वो हमारे लालच में। अगर लालच में हम नहीं पड़े होते तो ये नौबत नहीं आती। तो ये जो स्टॉक होल्डर हैं, ये सारे स्टॉक होल्डर भी अगर कमिटमेंट के साथ काम करें, सरकारें जो कर रही है गलत को गलत बताएं, सही को सही बताएं, ये काम करें, और उनकी जो जवाबदेही बनती है हर चीज़ के लिए नहीं, सब चीज़ के लिए आपने ये क्या नाम है, गड्ढे वाले ज़मीन में जहाँ पानी लगता था वहाँ पर घर बना लिया, कहते हैं कि हम तो पानी में डूब रहे हैं, सरकार नहीं बचा रही है। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई। तो ये जो समझदारी वो है, वो कैसे बनेगा, क्या उपाय है? आप तो पढ़ाते भी हैं, शिक्षक भी हैं, क्या रास्ता है?
पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, आप मानते हैं कि वह एक संपूर्ण नागरिक का विकास करता है? निश्चित तौर पे आज के समय में हम कहें तो इसकी शुरुआत से ही जिस ढंग से पहले राजनीति का विचारधारा में अलग होता था, लोगों का मतभेद होते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान और ईमानदारी था लोगों में, ईमानदार देश के प्रति थे। आज उसी से सीखते हुए जो बात उठा रहे कि चुनाव के समय में भी स्टेक होल्डर, चाहे वो वोटर्स हो चाहे राजनीतिक नेता जो वोट मांगने गए हैं, वो यही समझते हैं कि हमको 15 दिन का रोजगार मिला है और 5 साल तो इनका दर्शन नहीं होगा, इसलिए अभी इनसे जो मुनाफा लेना है ले ले। आज के समय में भी खास करके जो शैक्षणिक जो वातावरण हो गया, तो ये 15 दिन वाला तब आकी अगर भाई 15 दिन की 5 साल नहीं, ये जो 5 साल के फायदे लेंगे। ये जो राजनीतिक चेतना का जो अभाव हुआ हमारे देश में, जो राजनीतिक नेतागण ने जो किए, यही देखिए दूसरे देशों। कहाँ चेतना का अभाव है? आप जिस चौराहे पर चले जाइए, जिस चाय दुकान पर जाइए, सिर्फ राजनीति की बात होती है। नहीं, एक समय था जो आज़ादी आंदोलन में एक विचारों की लड़ाई थी कि गांधी जी का लाइन ठीक है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लाइन ठीक है, इस पे चर्चा होता था। लेकिन आज अगर एक ईमानदार व्यक्ति चुनाव में अगर आते हैं तो उनकी जमानत तो जब्त, उनका माने एक लुटिया डूब जाती तो है। इसके लिए क्या करेंगे? हम ईमानदारी छोड़ देंगे? नहीं, हम दूसरा लोग भी जो है उनकी ईमानदारी को जगाएंगे। नहीं, जरूर ईमानदारी को जगाने के लिए ही तो सभी को प्रयास करना होगा। लेकिन मूल बात है जहां से शुरुआत होगी, जो सरकारें जो नीतियां लाएंगी, आज जिस ढंग से नीतियां आ रही है, आपने कहा मान लीजिए एक रेल में काम करने वाला कर्मचारी 50 लोग है एक जगह पे, अगर 5 लोग काम नहीं करते हैं और 45 लोग काम करते हैं, दैट मीन्स कि 5 लोग का भी काम उनको कर लेना पड़ता है। हम बात कर रहे थे कोरोना काल में भी सार्वजनिक क्षेत्र बहुत मुनाफा दिए हैं, देश के संपत्ति को बढ़ाया है। लेकिन एक तरफ इनकी संपत्तियां बढ़ी है और एक तरफ 1% लोगों के पास 80% संपत्ति चली गई है। ठीक है। और हमारे देश की जनता का हालत क्या है? आज हम जिस जगह पे रहे, सरकार कानून में अधिकार देता है कि सबको घर मिले, शिक्षा का अवसर मिले, रोजगार का अवसर मिले, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 65% लोग युवा हैं देश में। अगर इन रिसोर्सेज का अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल करते तो आज देश इस स्थिति में नहीं होता। हम तो वही कह रहे हैं, वही लाना चाह रहे हैं कि सब कोई अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निर्वाहित करे। हम किसी एक व्यक्ति की बात दोनों पक्ष की हम बात कर रहे हैं। जो भी ABCD स्टॉक होल्डर जो भी बनते हैं, उन तमाम की जवाबदेही है। अब अगर देखिए, अब सरकारें जो सोचती हैं, जो दुनिया बदल गई है, उस दुनिया में ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा। पहले सिर्फ प्राइवेट सोचते थे, अब सरकारें सोचती ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा। इस कंसेप्ट में हम उससे सहमत नहीं हैं। हम यह मानते हैं कि यह देश जनता का है, जनता मालिक है, जनता से लोग चुन के जाते हैं, तो उनका ख्याल रखते हुए ही सारे कानून बनने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और फ़ायदे का भी रेशियो तय होना चाहिए। रेल सिर्फ फ़ायदे के लिए नहीं है, हवाई जहाज़ सिर्फ फ़ायदे के लिए नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ फ़ायदे के लिए नहीं है, हॉस्पिटल सिर्फ फ़ायदे के लिए नहीं है। तो यह जो वो है डिफरेंसेज है, वो डिफरेंसेज बदलना चाहिए। लेकिन इन 74 सालों में हुआ भी बहुत कुछ जी। बड़े पैमाने पर टीकाकरण हुआ, टीबी का इरेडिकेशन हो गया, पोलियो का ख़त्म हो गया, चेचक ख़त्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो हुई उसके लिए और हो, हम डिपेंडेंट हो गए, यानी कि जनता निर्भर हो गई। पॉलिटिक्स ने बनाया, जो बनाया, जिसने भी बनाया, उससे हमको नहीं वो है सरोकार है। लेकिन जनता भी उसी लालच में आ गई कि वह लालच 15 दिन का अगर हमको मिल जाता है कुछ काम धाम, तो हम 5 साल के लिए अपने गिरवी रख सकते हैं। तो यह कौन करेगा? यह तो उसको करना है। हम चूंकि ईमानदार हैं और हमको वोट नहीं देता है, लोग पैसा लेकर के वोट देता है, इसलिए हम भी बेईमान हो जाएं, तो आपसे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बनेगी, आपसे कोई उम्मीद नहीं बनती है। हम और ईमानदार लोग बनाए, ये ना हमारा कमिटमेंट है। ये कौकब जी आपके पास मैं लौट रहा हूँ। महिलाओं के मामले में अगर देखें तो महिलाएं, सिर्फ महिलाओं पर हम नहीं बात करेंगे, टोटलिटी में बात करेंगे, इसलिए कि महिला पुरुष दोनों होंगे तभी प्रकृति चलेगी, बगैर उसके बात नहीं बनती है। तो घरों में उनकी भूमिका बदली, घर और बाहर दोनों के साथ वो जुड़ी और पूरी शिद्दत के साथ जुड़ी तो ऐसा नहीं जुड़ी, वहाँ बच्चों को भी देखना है, पति को भी देखना है, सास को भी देखना है और वो भी देखना है। इसके बावजूद इन तमाम जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए भी महिलाओं में एक बड़ी तादाद, शासन से लेकर के समाज के जितने हिस्से हैं, सब जगह जा कर के उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और पूरी ताकत के साथ स्थापित किया। कहा कि हम लड़ेंगे, लड़ाकू विमान चलाएंगे और लड़ाकू विमान से लड़ेंगे।
यह जो चेंजेस आया, इस चेंजेस को और गति कैसे दी जा सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से इसको गति देने के लिए सबसे पहले पॉलिटिकली भी औरतों को सशक्त करना पड़ेगा हमें। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने एक सिस्टम है हमारा 73rd अमेंडमेंट में, पंचायती राज सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, टाउनशिप वगैरह में, तो हमने 1/3 उनको रिजर्वेशन दे दिया। अगर हम एमपी और एमएलए की सीट पर भी कोई रिजर्वेशन उनके लिए रखें तो वो जब पॉलिटिकली जुड़ेंगी, सोशली भी जुड़ेंगी, फिर इकोनॉमिक भी उनका डेवलपमेंट होगा। तो उसके लिए मुझे लगता है अगर ये रिजर्वेशन थोड़ा सा और बढ़ाया जाए कि यहाँ पर भी 1/3 कर दीजिए आपके, 1/3 महिलाएं आएंगी, तो वो शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत समझेंगी और सोसाइटी में एक और सशक्त, एक शक्ति के रूप में उभर कर आएंगी। देखिए, आपकी बात से मेरी व्यक्तिगत राय अलग है, दूरदर्शन की अपनी कुछ राय हो सकती है। वो ये कि सिर्फ यह चीज़ नहीं हो सकती, इसलिए कि पंचायती सिस्टम में जिस बड़ी संख्या में महिलाएं आईं, उनसे कहीं कोई बदलाव चिन्हित मुझे नज़र नहीं आया। आप दोनों लोग बैठे हुए हैं, कहीं कुछ इंडिविजुअल्स महिलाओं ने जो मुखिया बनी उन्होंने कुछ करके दिखाया, कुछ इंडिविजुअल्स, लेकिन समूह के तौर पर अगर वो बड़े पैमाने पर देखा जाए, रेशियो का भी फर्क आ जाता है ना। नहीं, वहाँ तो कहीं 48-50 65% से ज़्यादा नहीं, रेशियो डिफरेंस है वहाँ जो है, उसमें प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि रेशियो डिफरेंस है। कहीं 48% महिलाएं हैं, 50% जेंट्स हैं, कहीं 48% जेंट्स हैं, 50% महिलाएं हैं। वो रेशियो डिफरेंस अगर हम इक्वल करें, थोड़ा सा एकसार करें और थोड़ा सा देखें, ऐसा नहीं है हर जगह महिलाएं काम करती हैं, उनमें काम करने की भावना मुझे लगता है बहुत, और जिम्मेदारी का एहसास ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी सिर्फ अपने घर पर ही नहीं निभाती, जब वो बाहर निकलती हैं तो बाहर की जिम्मेदारी को भी अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ कि पंचायती राज सिस्टम में जो जनप्रतिनिधि चुन कर के आए हैं उनमें लगभग झारखंड के संदर्भ में देखें तो 65%, क्या मुंडा जी मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, 65% महिलाओं की भागीदारी जनप्रतिनिधि है। तो वो जो उल्लेखनीय उनको करना चाहिए था। यहाँ झारखंड के बारे में कहा जाता है कि झारखंड में सबसे लोकसभा उसके बाद है, पहले ग्राम सभा। ग्राम सभाओं की मुंडा जी जो ताकत थी, वो ताकत है क्या आज के दिन में? ग्राम सभाएं उस भूमिका में है कि वो अपना ताकत वो करें और वो परिवर्तन की दिशा में काम करें। जहाँ तक ग्राम सभा के ताकत की जो बात है, ये ताकत तो पहले ज़्यादा था। पहले के लोग काफ़ी यूनाइट रहते थे, 40-50 गांव के लोग मिलजुल करके अपना निर्णय करते थे, विचार विमर्श करते थे और अलग अलग चीज़ों के बारे में चिंतन मनन करते थे और इम्प्लीमेंट भी करते थे। हालांकि समय के परिवर्तन के आलोक में आजकल भी जैसे ग्राम सभा है या ग्राम पंचायत अगर है, लेकिन पहले की तुलना में आजकल कुछ कमज़ोर हुआ है और मैंने मोटा मोटी समझा जाए थोड़ा सेल्फिश की भावना भी लोगों में पैदा हो गई। और ये इंडिविजुअल जो समूह के लिए करता था, अब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में करता है। हाँ, ये इस तरह की भावना पैदा हो गई है। तो ये इसलिए इसके बारे में हम कहना चाहेंगे, जैसे एजुकेशन सिस्टम में भी परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि ये बचपन से ही बच्चों का सोशलाइजेशन या तो साइकोलॉजी, तो उस तरह से जैसे कम्युनिटी फीलिंग की जो बात हम कर रहे हैं, तो उस तरह की भावनाएं पैदा हो। आजकल प्राय देखते हैं, जैसे जो भी ग्राम पंचायत अगर है तो विशेष करके मैंने जागरूक तो है नहीं तो ग्राम पंचायत के माध्यम से ही परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि गांव के लोग ही जानते हैं कि कहाँ पर सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा हो सकता है, पानी इकट्ठा हो सकता है। तो इसी बिना इंजीनियरिंग पढ़े बिना इंजीनियरिंग पढ़े कहाँ पर नदी को बांधने से सुविधा होगी। कि जैसे कि खेत के बारे में भी गांव के लोगों को ही मालूम है कि किधर से हम लोग ले जाएं ताकि सबका थोड़ा थोड़ा ये हो जाए। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति का सब खेत समाप्त हो जाए। तो इस तरह से गांव के लोग ही जानते हैं। तो गांव के लोग यदि जागरूक रहेंगे तो बहुत अच्छा पॉलिसी मेकिंग हो सकता है, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से, सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जैसे पहले जो था मैंने इस रीजन में या तो दूसरे रीजन में कस्टम ट्रेडिशन इत्यादि, वो धान कलेक्शन से संबंधित भी
कुछ नॉर्म्स था जिसको तुमाल कहते थे। इसी तरह से लॉ कलेक्शन से संबंधित भी कुछ नॉर्म्स था। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग क्षेत्र में या तो मछली जो पकड़ते थे उससे संबंधित भी कुछ नॉर्म्स थे। तो कहने का मतलब है ये हम लोग को आज के संदर्भ में लोगों को पुनर्जागरण हम कहेंगे, पुनर्जागरण की ज़रूरत है और बिल्कुल ही मिलजुल करके अपने के साथ साथ गांव के बारे में भी सोचें, क्षेत्र के बारे में भी सोचें, इलाका के बारे में भी सोचें, स्टेट के बारे में, देश के बारे में सोचें, तभी विकास हो सकता है। हाँ, एक तो मैं कहना चाहूँगा कि आज़ादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी, वो बिरसा मुंडा हो, वो नीलांबर पीताम्बर हो, सिद्धू कानू हो, फूलो झानो हो, जो भी लोग हैं, शहीद विश्वनाथ सहदेव हों, गणपत राय हों, शेख भिखारी हों, उनकी संपत्ति उस समय की सरकार ने, अंग्रेज ने जब्त कर ली। बिल्कुल। और आज़ादी के 74 साल बाद भी उनकी संपत्ति लौटी नहीं। हम उनकी प्रतिमाएं लगा करके खुश हो लेते हैं और जाके फूल माला चढ़ा देते हैं उनके जन्मदिन में और उनके फांसी के दिन में। इसकी वजह से भी लोगों में वो जो आज़ादी का कमिटमेंट है, आज़ादी के 74-75 सालों में, हमको लगा कि उसमें कमी आई है, क्षरण हुआ है, दिखावा ज़्यादा हुआ है। अब जान देने की बात कि हम इस चीज़ के लिए अपनी जान दे देंगे और समाज बदल जाएगा, जो आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी में जो मदद की भावना थी जी, डिटर्मिनेशन की भावना में कमी आई। हाँ, तो वो चीज़ें आपको लगता है कि अगर ऐसा सरकारें सोची होती कि अंग्रेज ने इसलिए जब्त किया कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो आज़ाद भारत में तो उसको लौटा देना चाहिए था उसकी संपत्ति। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आज उसके लोग जो बेघर हो रहे हैं, रोज़ अखबारों में, मीडिया में खबरें आती हैं कि उनके यहाँ ऐसा, तो मुख्यमंत्री जी ने कुछ भिजवा दिया, एमएलए साहब ने कुछ दे दिया। कुछ देने से उसको सशक्त करिए ना, ताकि वो अपना अर्जित कर सके, उसको लगे कि हमारे पास यह ताकत है कि हम अपना खुद कमा सकते हैं, खुद खा सकते हैं, अपने लिए घर बना सकते हैं। बिल्कुल, इम्पावर करने की जरूरत है। जी, इम्पावर करने की। क्या मिंटू जी? ना, वो तो आप कह रहे हैं सही बात है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि इसकी माने गंध या माने सुगंध बहुत सारे लोगों ने भी कहे थे। मैं एक कोट महाजनी सभ्यता में पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने कहा कि गोरे के जगह अगर काले आ जाए और वही राज कायम रहे, हमें ऐसे आज़ादी की आवश्यकता है। ठीक है, हमको कहीं इससे असहमति नहीं है, उस जितने लोगों से कहिएगा सारे लोग इस बात पर सहमत होंगे, लेकिन सिर्फ सहमति का सवाल नहीं है। हमारी भूमिका बनती क्या है आज़ादी को संरक्षित करने? हमारी भी कोई भूमिका है ना। हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारे सामने दूसरा कोई गाड़ी नहीं पार करे लाल बत्ती पीली बत्ती में, हम जाएं सीधे, लेकिन जहां मौका मिलता है हम जिग-जैग करके चले जाते हैं, तो वो तो दूसरे को भी प्रभावित करते हैं ना। हम नहीं, निश्चित तौर पे ये जनता की भूमिका, सरकारों की तो भूमिका है ही, असल में उसी की भूमिका है कानून का संरक्षण करने का, कानून को इम्प्लीमेंट कराने का, दोनों की भूमिका उनकी है। लेकिन हमारी भूमिका है तो कानून के अनुसार चीज़ों को बेहतर बनाने का। हम तो वो कर सकते हैं, जितना कानून है उसका तो वो कर सकते हैं। हाँ, हम ज़्यादातर जनता कानून का तो पालन करते ही हैं, चाहे वो भय का वातावरण हो चाहे नहीं भी। हम आज आप किसी की भी, सर ने बताए 5वीं अनुसूची हो चाहे झारखंड के टीएसी की बात हो, अभी टीएसी में प्रावधान लाया गया कि जो उसके मिनिस्टर होंगे उसी का वो चेयरमैन होंगे। तो हम टीएसी भी बना रहे हैं किन लोग को, जो लोग सरकार में हैं। नहीं, तो पहले टीएससी का अपना बना हुआ है, परंपरा यही चली आ रही है कि जो मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष होंगे, टीएससी का जो कल्याण मंत्री होंगे उसके उपाध्यक्ष होंगे, बाकी एमएलए होंगे, और वहाँ से कुछ और लोगों को ले लिया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा। वो संख्या निर्धारित है, आज से नहीं। हमको लगता है जब से 5th शेड्यूल बना है तब से, क्या मुंडा जी, 6th शेड्यूल जब बना है तब से ये प्रावधान है। नहीं, वो तो ठीक ही, तो मैं शुरू से, लेकिन यह गुंजाइश है सरकारों के पास कि वो और ज़्यादा ब्रॉड करें उसमें, वो लोग जो सलाह दे सकते हैं ऐसे और लोगों को चुने और ले जाएं ताकि सही सलाह मिले। नहीं सर, शुरू से मैं थोड़ा, जब 1952 में पहला जब बजट बन रहा था ना, तो डॉक्टर मेघनाथ साहा कलकत्ता से चुन करके आए थे, वो एक वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने कहा था कि शिक्षा के ऊपर कम से कम 10% केंद्र का और राज्य का 30% खर्च करना चाहिए, ताकि जो जागरूकता का जो अभाव हम लोग देख रहे हैं कि जो आज़ादी हमें इतनी कुर्बानी के बाद मिली उससे भी हम संरक्षित नहीं कर पाए। तो आज ये शिक्षा का स्थिति मैंने ये इतना भयानक है। हम लोग स्वास्थ्य के बारे में जो चर्चा की है, ये देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा भी चर्चा हो रही है स्वास्थ्य को लेकर के क्यूबा की। वहाँ भी क्यूबा में हम लोग बहुत सुंदर भवन नहीं देखते हैं, बहुत सुंदर रोड नहीं देखते हैं, लेकिन वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे दुनिया में सबसे अच्छा है।
कहा जाता है, सिर्फ कहा जाता नहीं, हुआ भी। एक घटना में उल्लेखित करना चाहता हूँ, माराडोना एक ओलंपिक मैंने गोल्ड मेडल जिताने के बाद ड्रगिस्ट हो गए थे, तो उन्होंने तय कर लिया था कि नहीं हम तो डेथ कर जाएंगे। तब उन्होंने अपने एक फ्रेंड को शेयर किए थे कि मेरी तो अंतिम स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखिए। फिदेल कास्त्रो को उन्होंने चिट्ठी लिखा और फिदेल कास्त्रो ने मिलने के साथ ही 2 प्लेन का टिकट लेकर के है। इस बार भी देखिए हम लोग खेल के क्षेत्र में हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे देश में 1 गोल्ड मेडल आया है। हमारे खेल देखिए क्यूबा में 15 पदक जीते हैं, एक खिलाड़ी ने 4 गोल्ड मेडल जीता, और वो लोग डेडिकेट कर रहे हैं देश के लिए। हम लोग यहाँ झारखंड में ही देखिए लड़कियां भी खेल करके आई है, उनके घर में माड़ भात खाने को मजबूर है। 175 रुपये प्रतिदिन जो उनको पोषाहार माने जो मिलना चाहिए माने वो नहीं दिया जा रहा है पिछले 16-17 महीने से। तो इस हालात में जो संरक्षित करने की बात, वो तो उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने अभाव में रहते हुए भी हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया। उससे सरकारों को भी सबक लेना चाहिए और हमको भी सबक लेना चाहिए, दोनों की जवाबदेही है बनती है। कल इस विषय पे और भी चर्चाएं हो रही थी। मैं और एक चैनल में था, उसमें कहा गया कि दूसरे लोग जैसे गोपाल भेंगरा जी जो कल डेथ कर गए, माने दुर्भाग्य की बात है हमारी सरकार ने कुछ किया नहीं। सोचिए पेमेंट 72,000 रुपये का पेमेंट कर्ज लेकर के उनके बेटा ने किया। सिस्टम का जो दोष है वो दोष तो दूर होना ही चाहिए। जी, जी, इसीलिए हम सिर्फ एक की बात कर नहीं, सिर्फ हमारी जवाबदेही, हम ये कह नहीं रहे सिर्फ पब्लिक की जवाबदेही, बिल्कुल, हम कह रहे दोनों की जवाबदेही बराबर की है। सरकारें अपनी जवाबदेही ईमानदारी से निभाएं और जनता भी निभाए, तो अब तक हम कहाँ पहुँच गए हो। नहीं, वही तो सर हम कह रहे हैं कि आज की स्थिति में अगर दुनिया का जो हम लोग सोने की चिड़िया देश हमारा जो कहलाता था, जो झारखंड जो खनिज संपदा से भरपूर है, अगर यहाँ पर सही तरीके से उसका एक्सप्लोटेशन उसका हम लोग करें, ये करें, तो निश्चित तौर पर सबसे रिचेस्ट राज्य हो सकता है या देश भी बढ़ सकता है। रिचेस्ट राज्य तो है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब लोग यहीं बसते हैं। उसके जी, भी वो तो भूखे मर रहे हैं, आ रहे हैं हम आपकी तरफ। एक तो रेनेसां की बात की डॉक्टर मुंडा ने, पुनर्जागरण की बात की, पुनर्जागरण जरूरी है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के मामले में पुनर्जागरण का कैसे हो सकता है कि लोगों को नए सिरे से जगाया जाए, बताया जाए, हक हकूक़ तो बताया ही जाए कि आपका कर्तव्य क्या है। दोनों मिला करके आज़ादी तभी होगी, बिना उसके नहीं होगा। हम अगर फील नहीं करते हैं, हम अपनी सर्दी को अपनी खांसी को अवॉइड करते जाते हैं, तो हम कोरोना की तरफ बढ़ रहे हैं, दमा की तरफ बढ़ रहे हैं, टीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है ना भाई, जब हमको सर्दी खांसी है तो हम उसके लिए उपाय करें, शुरुआत यहाँ से करें, तब ना ड्यूटी आती है अस्पताल की या सरकारों की। हमको टीका दिया जा रहा है, हम टीका लेंगे ही नहीं और सरकार को कोसेंगे। तो हमारी भी अपनी ड्यूटी है, नहीं जो कहा जाता है उसको सुनिए, उस पर बात करिए। अगर आपको लगता है कि टीका से संतान उत्पत्ति नहीं होती, उस पर भी बात कर लीजिए, उस पर भी कोई वैज्ञानिक शोध दिखा दीजिए। नहीं, लेकिन एक हमारे ना करने की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है, एक आदमी के इस तरह की गड़बड़ी करने से क्या नुकसान होता है, यह भी तो हमारे सामने। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें अपनी दायित्व को भी समझना पड़ेगा, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। हम सिर्फ सरकार के ऊपर लेकर कि सरकार अपना काम नहीं कर रही है या सरकार में दोष निकालकर हम अपने दायित्व से नहीं बच सकते, हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। इस देश को सशक्त करने के लिए या झारखंड को सशक्त करने के लिए हमें खुद अपने आप सोचना पड़ेगा, अपने दायित्व को समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी है एक नागरिक होने। वी आर ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हम सबसे पहले ये सोचें कि हम भारत के नागरिक हैं। हम जब भारत के नागरिक हैं तो हमारे ऊपर क्या दायित्व है। दूसरे की कमियां निकालने से हम अपने दायित्व से नहीं बच सकते। तो हम अगर अपनी जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक ये सोचे, बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारी चीज़ें प्रसारण आते हैं दूरदर्शन पर भी, समाचार पत्रों में भी। अगर हम इन सब चीज़ों को देखें और समझें कि हम अपने दायित्व को हमें निभाना है, हमें अपने देश को सशक्त करना है, तो हमें पहले अपने बारे में सोचकर हमें देश के बारे में, यदि हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं तभी हम देश की उन्नति कर सकते हैं। हमें अपने एजुकेशन लेवल को सही करना है, हमें अपने घर के एक एक मेंबर्स के ऊपर ध्यान देना है कि कैसे हम उनको एजुकेट करें, कैसे समझाएं, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखें और उनको क्योंकि वही आगे बाहर निकलकर भारत की उन्नति में सहायता कर सकते हैं। तो यदि हम पहले अपने आप को समझें, अपने दायित्व को समझें और अपने आप को सशक्त करके भारत की उन्नति के बारे में सोचें, झारखंड की उन्नति सोचें, तो भारत की उन्नति होगी। मुंडा जी, एक तो नीचे से शुरू कर हमें ऊपर तक चलना है। एक तो मुझे लगता है कि वैल्यू सिस्टम चेंज हुआ है।
वैल्यू सिस्टम तो ये वैल्यू सिस्टम को नए सिरे से चेंज करने की जरूरत है। या वैल्यू सिस्टम को नए सिरे से चेंज करने की जरूरत है। ठीक। जैसे इसमें हम कहना चाहेंगे, नहीं, एक मिनट हम अब थोड़ा सा आपको इनपुट देते हैं तो आगे बढ़ाने की बात को। एक तो पहले अच्छा आदमी, विद्वान आदमी सर्वत्र पूजा जाता था, सर्वत्र सम्मान होता था। आज पैसे वाला बने चीज़ें कैसे उलट गई है, एन के एन प्रकार कैसे भी पैसा आप जमा कर लीजिए, आप सबसे सम्मानित और सबसे ज़्यादा व्यक्ति बन गए। ठीक है ना? बिल्कुल। तो यह जो वैल्यू सिस्टम है, इस वैल्यू सिस्टम में जो हमारा वैल्यू सिस्टम था, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, कि हम विद्वान को, कर्तव्यनिष्ठ को, देश के लिए जान देने वाले के लिए उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, आज भी होता है कि बहुत सारे लोग झंडा लेके निकल जाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, वो आया फलाना आया ढकाना है, लेकिन वो कंटिन्यूटी में जो चीज़ें होनी चाहिए। जी हाँ, वैल्यू सिस्टम में तो कमी आई है। तो वैल्यू सिस्टम को क्या करना चाहिए? जो विद्वान लोग हैं उनको खोजना, सिर्फ उनको नहीं, जो जुगाड़ करके अपना सेटिंग कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं वहाँ पर, वो कैसे होगा कि वैल्यू सिस्टम समाज महत्व देता है। बिरसा मुंडा कब मरे, अब बिरसा मुंडा को भगवान कब बनाया गया, सिद्धू कानू कब शहीद हुए, नीलांबर पीताम्बर को कब फांसी पर चढ़ाया गया, समाज तो वैल्यू दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन समाज जो वैल्यू दे रहा है कि जा करके एक दिन माला पहना के चला आता है, सिर्फ उस वैल्यू से काम नहीं चल रहा। नहीं, उससे नहीं काम चलने वाला है ना। तो ये वैल्यू सिस्टम में परिवर्तन की तो जरूरत है ही। तो उसके लिए तो मैंने पढ़ाई के माध्यम से भी हो सकता है, या तो हम और थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे, जैसे पहले, जैसे आजकल वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल में, तो वोकेशनल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था पहले बच्चों से ही था। मान लिया बुनियादी शिक्षा गांधी जी की क्या थी, वहीं से शुरुआत होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। जो चूंकि बच्चे मैंने अब चटाई में बैठते भी थे, चटाई बनाते भी थे, इसी तरह से लिपते भी थे, जमीन लिपते भी थे, बगानी का काम भी करते थे, इसी तरह से पेन भी खुद बनाते थे। आज तो बच्चा कहीं झाड़ू लगा देता, अखबार में छप जाएगा, बच्चे झाड़ू लगवा रहे हैं मास्टर जी। जैसे पेन बांस का अपने बनाते थे, या तो फिर शाही का बनाते थे। हाँ, इसी तरह से छोटी छोटी मूर्ति बनाते थे, खेती का सब चीज़ बनाते थे, हल बनाते थे, या तो फिर मैंने बैल भी बनाते थे। कला के क्षेत्र में साबुन अपना बना के ले जाते थे, अलग अलग चीज़ों को सुधा। परिवर्तन तो काफ़ी हुआ वैल्यू सिस्टम में। तो यही सबको बताने की भी ज़रूरत है, बताने की प्रचार प्रसार की ज़रूरत है, नहीं तो ये घटते जा रहा है। जहाँ तक मुझे ध्यान है, जो मैंने पढ़ा है, आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा थ्रस्ट है। हाँ हाँ, पूरा पूरा सिस्टम जो है पढ़ाई का वो चेंज करने का, कब से इम्प्लीमेंट होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, उसमें भी कुछ लोग खामियां बता रहे हैं, वो खामियों को दूर करके देखिए, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत है। उतना आसान तो नहीं, जो कि एक थियोरेटिकल और दूसरा प्रैक्टिकल। तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है। नहीं, आज़ादी की रक्षा के लिए पढ़ाई जो है ना, एजुकेशन सिस्टम अगर जब तक सशक्त नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा, तब तक हमको लगता है कि वो बहुत मजबूत है। बिल्कुल सशक्त करने की जरूरत है सभी स्तर में। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह लोगों को मैंने प्रशिक्षण करने का मौका मिलता है, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, तो गीली मिट्टी है, जैसे चाहे वो स्वरूप दे सकते हैं, या स्वरूप दे सकते हैं, या तो और भी दूसरा क्षेत्र अगर जो है, जैसे जागरूकता अभियान अगर जो चलता है अलग अलग क्षेत्रों में, तो उस सब के माध्यम से हो सकता है। मिंटू जी, हमें लगता है कि हमें फिर से जो पुनर्जागरण का जो दौर, जिसके शुरुआत हमारे देश में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे शरीकों ने किया, आज भी माने इसकी आवश्यकता है, प्रासंगिक है। उनके चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक नैतिक शिक्षा एक विषय ही अभी पढ़ाया जाता है, लेकिन वो पढ़ाई हो रही है भाई, पढ़ाई तो अभी भी हो रही है। सब कोई कहता सच बोलो, सब झूठ से शुरुआत करता है। दिक्कत ये है, सर ने पढ़ाई घर से भी शुरू सर ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत लाया गया है, ये प्रैक्टिकल चीज़ कितना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, शिक्षकों का घोर अभाव है, जो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। नहीं, चेंजेस तो हो रहा है ना, हम तो उसको स्वीकार नहीं, जो हम तो पहले वहाँ देखें कि चेंजेस जो नहीं था वो हो रहा है। जी। उसके बाद न बहाली की बात आती है, शिक्षकों को उतनी बड़ी मात्रा में देने की, बड़ी संख्या में देने, उनको सम्मानजनक देने के लिए। दुनिया के कई देश हैं जहाँ शिक्षकों का सबसे ज़्यादा वेतन है। हमारे यहाँ ध्यान है, हमको जब सबसे कम वेतन मिलता था, सबसे ज़्यादा कमिटेड शिक्षक थे। जैसे जैसे वेतन बिना बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे कमिटमेंट घटता चला गया, इसलिए कि उसके निवेश में लग गए वो, इसका निवेश कहाँ करें, ये वाली कार नहीं चाहिए, वो वाली कार चाहिए, ये वाला घर नहीं चाहिए, वो वाला घर चाहिए। तो ये जो हमारे देश में जो आज़ादी भी जो आई, वो भी आज़ादी का जो मूल लाभ कुछ चंद
प्रतिशत लोगों के हाथ में चला गया। नहीं मिंटू जी, आज़ादी का लाभ है तभी आप यहाँ बैठे हुए हैं। निश्चित आज़ादी का तौर पर, लाभ यह है, मैं बैठा हुआ हूँ एक किसान परिवार के, सामान्य किसान परिवार का लड़का, उसी आज़ादी की वजह से मैं बैठा हुआ। हम नहीं बैठ सकते, आप नहीं बैठ सकते थे। जो आज़ादी का वैल्यू इस ढंग से समझिए, तब आंकिएगा, तब सही आकलन हो सकेगा, नहीं तो आंख ही नहीं पाइएगा। नहीं, आज सर देखिए, आज़ादी से मिला क्या हमको? आज सर देखिए, जो मिलना चाहिए तो भरपूर नहीं मिला, हाँ। लेकिन आज़ादी से मिला। नहीं, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज आप जो बोल रहे हैं, हम अभिव्यक्ति के बारे में जो आज सवाल नहीं उठे है, आप बोल रहे हैं उसी वही राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये राइट दिया है, लेकिन आज़ादी भी तो एब्सोल्यूट नहीं ना है। हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आपके बोलने से, सिर्फ बोली से आदमी को चोट ज़्यादा लगती है। आप किसी एक शब्द का इस्तेमाल किए जिससे किसी को चोट लगी, बोली से ज़्यादा भयंकर होती है। तो आप चीज़ों को कैसे परिमार्जित करके ढंग से रख सकते हैं, रखने की चीज़ों को रखने का अंदाजे बयां, ये भी तो होना चाहिए ना। हमारा समय खत्म हो रहा है, फिर कोकब जी के पास जा रहे हैं। ये वैल्यू सिस्टम जो है, वैल्यू सिस्टम के अगर बारे में हम बात करते हैं, कैसे इसमें चेंज लाया जा सकता है? हम अपने परिवार में तो बच्चों को सही शिक्षा दे सकते हैं। दहेज देना हमारी मजबूरी हो सकती है, दहेज लेना मजबूरी नहीं हो सकती। ये चेंजेस का क्या हो सकता है? हमें अपने घर में बच्चों को जो सिखाते हैं, हमारे जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, पुराने संस्कार हैं, यदि हम उन पर ध्यान देना शुरू करें। आज हम लोग सोचते हैं हमारे पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, हम लोग बाहर निकल कर अपनी अर्निंग पर ज़्यादा ध्यान देने लगे कि हम ज़्यादा पैसा कमा लें, हम ये बड़ी गाड़ी ख़रीद लें, ये मोबाइल नया ले लें। अगर हम इन सब चीज़ों के पीछे भागना बंद करके अपने लिए सोचें कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, हम उनको कैसे आगे के लिए तैयार कर रहे हैं, यदि हम अपनी ही बारे में सोचते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, हम अपने बारे में सोचना नहीं छोड़ेंगे कि हम सिर्फ अपना ले लें, अपना फ़ायदा में, बेसिकली अपना फ़ायदा जब तक हम नहीं सोचना छोड़ें, तब तक हम देश के लिए भी कुछ नहीं कर सकेंगे और हमें जो आज़ादी मिली है उसको भी खो देंगे। क्योंकि आज़ादी तो हमें मिल गई, हम आज़ाद हैं, हमें हमारा संविधान बन गया, लॉज बन गए हमारे लिए, हमें सशक्त भी कर दिया गया, हमें सारी चीज़ें दे दी गई, लेकिन हम उनको पूरी तरीके से अपना तो लिया हमने, लेकिन हम उनको पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि हम भरपूर उसका मज़ा नहीं ले पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम अपने बारे में सोचने लगे, हम सेल्फिश हो गए। हमने अपनी जो पुरानी रीति रिवाज हैं, अपने संस्कार हैं, अपनी वैल्यूज़ हैं, उनको घटाना शुरू कर दिया। यदि हम अपनी पुरानी चीज़ों के ऊपर बढ़ें, अपनी पुराने मॉरल्स, अपनी वैल्यूज़, अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज, उनकी तरफ जब हम वापस जाएंगे तो यकीनन हम अपनी आज़ादी को भी सही तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो संस्कार बनता है, जिससे संस्कृति बनती है, हम दूसरे से अपेक्षा करने के बाद खुद घर में अपने उदाहरण बने, अपने परिवार में, अपने समाज में उदाहरण बने, और वहाँ से एक शुरू करें, एक से एक जुड़ता जाएगा, कड़ी बनती तभी मिलेगा। आज तो बस इतना ही बीच बहस में, अगली बार मिलेंगे, किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज़ादी की बहुत बहुत बधाई, रजत जयंती की आप सबको, और इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।